नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज का विश्लेषण पूरे भारतवर्ष के भविष्य और भारत में हो रहे षड्यंत्र और मशीनरी के द्वारा फंसाए जाने वाले जो सनातन को बिगाड़ने का जो प्रयास चलता है उसके ऊपर है। हम बात कर रहे हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की और उसके चोरी प्रकरण की। अब ये जो चोरी प्रकरण है इसको दुनिया में मीडिया कैसे दिखाती है और आपको कैसे मोबिलाइज करती है, मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मीडिया का रोल या लोगों की जानकारी, मैं कहूँ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, लैक ऑफ लीगल इंफॉर्मेशन होती है, इसलिए ऐसा करते हैं। गिरफ्तार अभी रिमांड पर नहीं मांगे गए हैं या मांगे गए हैं या जा रहे हैं या आ रहे हैं, जो भी चल रहा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी किसकी है मुख्य तौर से, उन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि अगर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अभी तक के जो डेवलपमेंट हैं, चोरी से लेकर अभी तक का जो कुछ भी डेवलपमेंट है, उसके विषय में अगर आपसे कोई प्रश्न करता है, हिंदू समाज से प्रश्न करता है, खासतौर से वो लोग प्रश्न करते हैं जिनको राम की चिंता नहीं है, जो कभी मंदिर नहीं गए, जो कभी राम के लिए 2 रुपए नहीं खर्च किए, दर्शन करना भी उनके लिए खराब होता है क्योंकि वो इस्लामिक चरमपंथ के चक्कर में पड़े हुए हैं, वो सवाल उठाते हैं तो उनके जवाब आप देंगे। और चढ़ावा चढ़ता है उसको सुरक्षित तौर से बैंक तक पहुंचे और जब उसका खर्चा हो तो उसका खर्चा भी अकाउंटेबल बने। ये कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी है, ना अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, ना महामंत्री की जिम्मेदारी है, ना बाकी सदस्यों की जिम्मेदारी है। तो सवाल ये है कि फिर ये जो 11 सदस्य हैं पहले से, जो एक्स ऑफिशियो नहीं, जिनको वोटिंग राइट है, मैं आपको ये भी बता दूं कि इन 15 में से जो 4 आईएएस ऑफिसर्स हैं, इनको वोटिंग राइट नहीं है, उन 11 को वोटिंग राइट है। वो पॉलिसी बनाएंगे कि मंदिर की पॉलिसी क्या होगी, ये एक्स ऑफिशियो है। वो 11 को जो वोटिंग राइट है उनमें वो अपना अध्यक्ष और महामंत्री तय करेंगे जिनके नाम कर दिए गए। ये एक्ट में, ये डीड में लिखा है। उन्होंने अपना अध्यक्ष चुन लिया, एक महामंत्री चुन लिया और बाकी सदस्य उसके हैं। और निर्मोही अखाड़ा सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर, तो 10 तो ये नाम दिए गए थे और फिर 11वां निर्मोही अखाड़ा और बाकी के 4 नाम। अब अगर चोरी होती है, प्रशासन के पास पूरा व्यवस्था है, ना तो अध्यक्ष रोज सब हर पॉइंट पर देख सकता है, ना महामंत्री देख सकता है, और ना ही बाकी साधु संत देख सकते हैं। तो सवाल यह है कि ये 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स किस लिए रखे गए? 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स इसलिए रखे गए 11 में से 4, 15 में से 4, कि इनकी जो प्रशासनिक अनुभव है वो प्रशासनिक अनुभव ट्रस्ट को प्राप्त हो, ग्राउंड पर ये मॉनिटरिंग करें और जो इनको लगे वो ट्रस्ट को सजेस्ट करें, व्यक्ति गलत ना करे, ट्रस्ट की पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन सही से हो, चोरी ना हो, मिस इन्फॉर्मेशन ना हो और वहां कुछ अव्यवस्था ना फैले। इसके लिए 4 आईएएस ऑफिसर्स उसमें अपॉइंट किए गए। अब चंपत राय जी ने ये कर दिया या वो कर दिया या अध्यक्ष ने वैसा कर दिया, तो मुख्य रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो जो ट्रस्ट के 11 मेंबर्स हैं, उन 11 मेंबर्स में से एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्ट धन के विषय में पड़ती है। वो एक व्यक्ति कोषाध्यक्ष है, जिनको गोविंद गिरी जी महाराज कहते हैं। तो अभी जो सूचनाएं आ रही हैं वो ये भी आ रही हैं कि गोविंद गिरी जी महाराज के, जहां से वो कर्नाटक से आते हैं, वहां लोगों के, उनके परिवार और उनके रिश्तेदार, उनके जानने वालों की बड़ी बड़ी तेजी से विकास शुरू हो गया है। विकास वहां पागल हो गया है। यहां हम लोग उसको ढूंढ रहे हैं, वहां विकास पागल है, जहां कांग्रेस की सरकार इस समय है, और वहां विकास बहुत तेजी से पागल हो रहा है कोषाध्यक्ष जी के। अब कोषाध्यक्ष जी के साथ अनिल मिश्रा का नाम आ रहा है, क्योंकि अनिल मिश्रा जी बार बार इंटरवीन कर रहे हैं कि इनका अपॉइंटमेंट करो या इनका ना करो। तो ट्रस्ट में उनके गांव और सब जगह से लोगों को रखा जा रहा है। वो प्रचारक नहीं है, उनके परिवार के लोग यहां पर रखे, जहां तक मैं जानता हूं वो प्रचारक नहीं। अब इस मामले में एक और प्रश्न बनता है कि चंपत राय जी को अकेले निपटा कर बाकी को बचा लिया जाए, या पूरी ट्रस्ट का जो खेल अंदर हुआ है वो पूरा डिस्क्लोज कर दिया जाए। तो कानून का एक नियम है, वो ये कहते हैं कि अगर बड़े डैमेज को बचाना है तो छोटा डैमेज हो जाना चाहिए। अब ये इस प्रिंसिपल को सिर्फ या तो कानूनी लोग जानते हैं या प्रशासन के लोग जानते हैं, सरकार के लोग जानते हैं। तो क्या चंपत राय जी जो अकेले सिंगल हैं, उन एक को निपटाकर बाकी 14 को बचा लिया जाए? ट्रस्टी जिनको वोटिंग राइट है उनको ओवरसाइट कौन कर रहा था, कैसे कर रहा था? वो 4 आईएएस ऑफिसर्स इसमें बैठे हुए हैं। केंद्र का रिप्रेजेंटेशन जो करता है वो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का होता है। और आपको बता दूं कि ज्ञानेश कुमार जी, जो इस समय चीफ इलेक्शन कमीशन है, जिनके प्रशासन की पूरे देश में, पूरे विश्व में डंका बज रहा है, वो उस समय उसके सदस्य थे। उत्तर प्रदेश सरकार के इस समय सलाहकार की पोस्ट पर उनके चीफ सेक्रेटरी रहे अवनीश अवस्थी साहब उसके सदस्य थे।
आज भी उत्तर प्रदेश सरकार के सबसे गद्दाफर और पावरफुल आईएएस संजय प्रसाद उसका मेंबर है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट राज्य सरकार अपॉइंट करती है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उसका पदाधिकारी होता है। ये 4 आईएएस उसमें होते हैं और इनका काम यह है कि जो ट्रस्ट के 11 सदस्यों ने निर्णय लिया है, जिनको वोटिंग राइट है, हालांकि ये भी उस बैठक में बैठते हैं लेकिन उनको वोटिंग राइट है, उनके निर्णय को जमीन पर इंप्लीमेंट करना, वहां चोरी ना हो सके, वहां गड़बड़ ना हो सके, वहां व्यवस्था बनी रहे, ये 4 लोगों की जिम्मेदारी बनती है। निपिन मिश्रा साहब के विषय में बहुत सारी अफवाहें हैं कि सत्यता है। आप लोग बताइए कि जब कार सेवा चल रही थी और मुलायम सिंह मुख्यमंत्री हो गए थे तो उनके पर्सनल सेक्रेटरी निपिन मिश्रा साहब हुआ करते थे, जो निर्माण कमेटी के अध्यक्ष हैं, और जो गोली चलाई गई थी वो निपिन मिश्रा साहब के आदेश से हुई थी। मुख्यमंत्री केवल एक थीम रखता है कि वहां मंदिर में किसी को, वहां ढांचे के पास किसी को प्रवेश नहीं करने देना, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, किसी भी हालत में नहीं करने देना, यह मुख्यमंत्री का ओरल आदेश रहता है, कोई लिखित आदेश मुख्यमंत्री नहीं देता। लेकिन लिखित आदेश अगर कोई देता है और जो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करता है वो उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, वो निपिन मिश्रा साहब थे। निपिन मिश्रा साहब की एक और खास बात है कि वो ट्राई, जब 2G घोटाला हुआ था तो ट्राई के बगैर हो नहीं सकता है, वो ट्राई के उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे। तो ये कहा जाता है वो गद्दाफर आईएएस थे क्योंकि वो सबको मैनेज करना जानते हैं और सारी आईएएस लॉबी को वो पटकना जानते हैं, क्योंकि राम मंदिर में इतना बड़ा कांड हो गया और फिर भी वो कल्याण सिंह जी के भी बड़े खास बने रहे, फिर वो मनमोहन सिंह जी के बड़े खास रहे, फिर वो मोदी जी के सबसे खास हो गए। तो निपिन मिश्रा साहब का लोहा यह है कि वो सरकार को भी फिल्टर कर लेते हैं और वो प्रशासन को भी फिल्टर कर लेते हैं और इन दोनों के ऊपर बैठ जाते हैं और जो चाहते हैं वो कर लेते हैं, ऐसा कहा जाता है। हमने आपको उनके विषय में बताया, ज्ञानेश कुमार जी के आज चीफ इलेक्शन कमीशन है, पूरे संसार में उनका डंका है, उनके प्रशासनिक क्षमताओं का तो मैं भी कायल हूं। संजय प्रसाद जी इस समय उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी के सबसे खास आदमी माने जाते हैं और यह कहा जाता है योगी जी के जितने भी काम हैं सब में संजय प्रसाद जी हैं। तो संजय प्रसाद जी इस समय एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं उसके और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता ही है। अब सवाल, प्रशासनिक लोग ये कहते हैं साहब हमारा कोई रोल नहीं है वोटिंग राइट में, नहीं तो वोटिंग राइट तुम्हें पॉलिसी बनाने के लिए नहीं दिया गया, वोटिंग राइट किस लिए चाहिए आपको? वोटिंग राइट से आपका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पॉलिसी वो लोग बनाएंगे जो 11 सदस्य हैं और ये जो 4 हैं ये उन 11 के पॉलिसी बनाई गई पॉलिसी को सही से एग्जीक्यूट हो, सही से वहां प्रशासन बना रहे, सही चोरी चमारी ना हो सके, वहां जो सीसीटीवी लगे हैं और बाकी की व्यवस्था आपके प्रशासनिक अनुभव के अनुसार वहां काम करे। और चूंकि वहां पुलिस लगी हुई है, चूंकि वहां अर्धसैनिक बल लगे हुए हैं, तो उनको डायरेक्शन आप ही देंगे, आपके डायरेक्शन से सब होगा, आप उनको मैनेज करेंगे कि कुछ हो ना पाए। क्या पुलिस के बगैर या सिक्योरिटी एजेंसी जो काम करती है या एसबीआई के लोग जो वहां पर नोट गिनने के लिए रखे गए थे उनके बगैर चोरी हो सकती है? और कोषाध्यक्ष जिसकी जिम्मेदारी मॉनिटरिंग करने की है वो मॉनिटरिंग कर रहा था क्या? ट्रस्ट को जब पता लगा तो फिर विषय चंपत राय जी के पास आया तो उन्होंने ही लोकल पुलिस को साथ में लेकर रात में जो 80 लाख की रिकवरी दिखाई गई है 77 लाख की, वो पहले हो चुकी है, पुलिस ने की है और ट्रस्ट ने ही एफआईआर दर्ज करवाई है। एसआईटी तो राज्य सरकार ने बनाई कि भाई इसका स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होगा, लेकिन सच ये है कि एफआईआर तो इन्होंने दर्ज करवाई, अब इन्वेस्टिगेशन एसआईटी करेगी। ये ट्रस्ट का काम था। अब अकाउंटेबिलिटी की जहां तक बात आती है तो कहेंगे मैं वोटिंग राइट नहीं रखता था, मैं तो एक्स ऑफिशियो था। तो एक्स ऑफिशियो का सुप्रीम कोर्ट क्या रोल कहता है इन मंदिरों में और बाकी ट्रस्टों में और बाकियों में, इसको जब समझ में आपको आएगा तो आपको दिशा पता लग जाएगी कि ये इन्वेस्टिगेशन की दिशा किधर जानी चाहिए और किधर जा रही है, किसको टारगेट करना चाहिए और कौन टारगेट हो गया। क्या बाकी 14 को बचाने के लिए या 4 को बचाने के लिए एक को निपटाना जरूरी है? उनकी सत्यनिष्ठा पर, चंपक जी की सत्यनिष्ठा पर, उनके व्यवहार पर, मतलब उनकी ईमानदारी पर, इस पर किसी को शक नहीं है। जितने साधु संत बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं है किसी में कि उस व्यक्तित्व के विषय में गलत सोच सके और बोल सके। बोलने के लिए उसको ताकत चाहिए, किसी संत के खिलाफ बोलने के लिए ताकत चाहिए होती, क्योंकि उस सबको भगवान से थोड़ा बहुत तो डर लगता ही होगा। तो उनको सीधा कोई नहीं कह रहा, लेकिन प्रशासक अच्छे नहीं हैं, तो प्रशासन के विषय में हम लोग आज जानने की कोशिश करें। एक्स ऑफिशियो की डिफेंस सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। उन्होंने कहा साहब मैं तो एक्स ऑफिशियो में पदेन अधिकारी हूं, मैं तो केवल राज्य और केंद्र का रिप्रेजेंटेटिव हूं, मेरा कोई रोल नहीं है, डिसीजन मैं ले नहीं सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो आप गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, वोटिंग राइट नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन
आप ही जिम्मेदार होंगे। लॉ ये रिकॉग्नाइज नहीं करता है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी आता है तो वो उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी बनती है, और ट्रस्ट एक्ट की धारा 15 पढ़ेंगे तो भी कहते हैं कि अगर एक्स ऑफिशियो मेंबर रहता है तो ट्रस्ट के एसेट्स और ट्रस्ट के, जैसे आप अपनी पर्सनल एसेट्स को डील करते हैं, वैसे ही ट्रस्ट के एसेट्स के लिए आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप वहां पदेन हैं। सवाल यह है कि मैकेनिज्म लायबिलिटी की किसकी बनेगी, यह एक बड़ा सवाल था। तो एक्स ऑफिशियो के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है वो समझने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट यह कहता है, मैं जजमेंट आपको कोट करूंगा, अगर मैं कहता हूं यह मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है तो मतलब सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो क्या, कहां पर जाएगा यह मामला, आप अगर चाहें ऑफिशियल ट्रस्टी ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस सचिंद्र नाथ चैटर्जी 1969 का 1969 का ये जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ने ये कहा कि साहब हमारा कोई रोल नहीं, वोटिंग राइट हमारा है नहीं, इसलिए हमारा तो इसमें जो चोरी हो रही है, जो अंदर गड़बड़ी हो रही है, हमसे क्या मतलब है। तब कहा आई एम जस्ट ए गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव विद नो स्पेसिफिक टास्क, ये इनका आर्गुमेंट था। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा गवर्नमेंट शील्ड इज नॉट अ, गवर्नमेंट रैंक इज नॉट अ शील्ड। आप बच नहीं सकते कि आप ये कहें कि मैं सरकारी अधिकारी हूं, कर्मचारी उन्होंने डाल दिया तो मैं क्या करूं। ये तुम्हें वहां पर डाल दिया का मतलब है एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस और चोरी के लिए तुम ही जिम्मेदार हो। तो कौन जिम्मेदार है? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ट्रस्ट के वो ट्रस्टी नहीं जो निर्णय लेते हैं, यानी कि जो वोटिंग राइट रखते हैं। ये जो प्रशासनिक अधिकारी डाले गए हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस के लिए दोषी होंगे, चोरी के लिए भी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के दोषी होंगे, कि तुमको जब ट्रस्ट बनाई गई थी तुमको पदेन अधिकारी बनाया गया था, इसलिए क्योंकि ये सब चीजें जमीन पर ना हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। आप कहते हो मैं उसमें दोषी नहीं हूं, आप कहते हो मैं उसमें पार्ट नहीं हूं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए अकाउंटेबल नहीं। आपको अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है एनएस गिरी वर्सेस कॉर्पोरेशन ऑफ सिटी मैनेजमेंट, ये 1999 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि एग्जीक्यूटिव पोर्टफोलियो आपको नहीं, क्योंकि ये कहेंगे कि साहब हम 4 सदस्य हैं, हम आईएएस हैं और हमको तो कोई पोर्टफोलियो ही नहीं दिया, हमारे पास तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही ट्रस्ट ने नहीं दी। ट्रस्ट ने अगर मुझे पोर्टफोलियो या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी तो फिर मैं रिस्पॉन्सिबल कैसे हूं? बात तो सही है, उनका आर्गुमेंट ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में ये आर्गुमेंट एनएस गिरी के केस में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा विदाउट एन एग्जीक्यूटिव पोर्टफोलियो यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर देयर फॉर योर एक्सपर्टाइज। तुम वहां पर किस लिए हो? तुम इसलिए हो क्योंकि तुम एक्सपर्टाइज हो, नहीं तो अगर तुम्हें पोर्टफोलियो नहीं दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम यहां हो क्यों? तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, तुम वहां नहीं हो, वहां तुम हो, ट्रस्ट के सदस्य हो, इसलिए हो क्योंकि तुम एक्सपर्टाइज हो, इसलिए तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये एक्स ऑफिशियो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी बनती है। इसीलिए भले ही कुछ लिखा गया हो ना लिखा गया हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही बनती है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक और केस में, ट्रस्ट का मामला है, शेख अब्दुल कयूम वर्सेस अली भाई, 1963 का ये भी जजमेंट है। उन्होंने कहा कि भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर दी गई थी वहां जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, क्योंकि आईपीएस बैठा है और सिक्योरिटी इंचार्ज है, उनका कमांडर इन चीफ बैठा है, सब उनको डेलीगेट कर दी गई थी, हमारा कोई रोल नहीं। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेलीगेशन इज नॉट ए प्रोटेक्शन, क्योंकि तुम ट्रस्ट के ओरिजिनल मेंबर हो, इसलिए वो प्रोटेक्शन नहीं है, आपकी जिम्मेदारी बनती है और आप इसलिए ही उसमें हो। फिर एक मामला सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट ने किया। हाई कोर्ट में एम जयंती वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड अदर्स, मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट है। उसमें मद्रास हाई कोर्ट ने कहा योर रैंक इज योर इनहेरेंट ड्यूटी। कह रहे साहब ट्रस्ट डीड में हमारा कोई नाम नहीं, नाम इन्होंने दे दिया था, मेरा कोई काम नहीं है, मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई और मेरा कोई वो नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कहा कि देखो ट्रस्ट के जो बाकी मेंबर्स होते हैं, ट्रस्टीज होते हैं, वो थीम बनाते हैं, वो प्रोग्रेस बनाते हैं कि किसको काम करना है, मतलब किस दिशा में ले जाना है। लेकिन सच ये है कि उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हारी आइडेंटिटी ही, तुम्हारी रैंक ही इनहेरेंट ड्यूटी है। जिस रैंक पर तुम हो वो तुम्हारी इनहेरेंट ड्यूटी है कि तुम वहां बैठे हो तो वहां जाओ। अब ये कहते हैं मैं तो जाता ही नहीं हूं, तो ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है और ये वाइकेरियस लायबिलिटी का फॉर्मूला नहीं चलेगा
कि भाई वो बैकेरिस लायबिलिटी आपकी बनती है। अगर वहां चोरी हो रही है तो फिर जिन लोगों का काम है, आप 4 लोगों की जिम्मेदारी बनती है, 5वां कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी बनती है और किसी की नहीं बनती। अब कोई कहता है उनको मालूम था, नहीं मालूम था, वो जानते थे, वो नहीं जानते थे, उन्होंने ऐसा कर दिया, उनका अहंकार था, उनका फहंकार था। अरे भैया, अहंकार वहंकार कोर्ट में आर्गुमेंट नहीं होता, समझ लीजिए। कोर्ट में आर्गुमेंट, लीगल बात करिए, लीगल डॉक्यूमेंट पर करिए। ट्रस्ट एक्ट ये कहता है कि किसी भी ट्रस्टी को दूसरे ट्रस्टियों के रिस्पॉन्सिबल के लिए लायबिल नहीं ठहराया जा सकता। दूसरे ट्रस्टियों के लिए लायबिलिटी का मतलब यह है कि अगर उसने लिया है कुछ, जैसे मैं कहता हूं अध्यक्ष को किसी ने सोने की ईंट गिफ्ट की कि साहब ये मंदिर में चढ़ा दें, तो उस सोने की ईंट के लिए वो अध्यक्ष रिस्पॉन्सिबल होगा, बाकी के 15-14 सदस्य रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। कोषाध्यक्ष को दिया गया है तो कोई भी सदस्य, ट्रस्ट का जो डीड कह रही है, कोई भी सदस्य दूसरे सदस्य के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ये पार्टनरशिप फर्म नहीं है। वो अपने द्वारा जो उसको दिया गया, जो उसको सौंपा गया, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बनती है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन जो ये अधिकारी हैं, इनकी फिड्यूशरी लायबिलिटी बनती है। फिड्यूशरी लायबिलिटी का मतलब होता है कि पदेन अधिकारी आइडेंटिटी होने की वजह से आपकी सुपरवाइजरी लायबिलिटी बनती है, और आपकी सुपरवाइजरी लायबिलिटी एब्सोल्यूट बनती है। अब ये बात बड़े ध्यान से समझिएगा। अल्टीमेटली सुपरवाइजरी लायबिलिटी इज एब्सोल्यूट विदाउट एनी ऑफिशियल एलोकेशन ऑफ वर्क। आपको कोई काम नहीं दिया गया, एक्स ऑफिशियो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स रिमेन लीगली अकाउंटेबल फॉर थेफ्ट, लॉस और नेग्लिजेंस विद इन द ट्रस्ट। आप रिस्पॉन्सिबल हैं। ये जो 4 आईएएस अधिकारी हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। अब आपसे सवाल है, क्या इसके बावजूद भी इन सबको हटाकर ट्रस्ट को भंग कर सीईओ बैठाएंगे? दक्षिण भारत के मंदिरों में सीईओ सब जगह बैठा है और सीईओ ही सब चोरी करवा रहा है, क्योंकि सिक्योरिटी उसकी होती है, सिस्टम उसका, कोई सवाल खड़े करने वाला नहीं है, कोई एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पर सवाल खड़े करने वाला। ये जो 4 एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसमें पहले से बैठे हुए हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कोषाध्यक्ष बैठा हुआ है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मैं किसी चंपत राय जी का सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं लीगली चीज को देख रहा हूं। जो मैंने पहले कहा था, ये बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। एक व्यक्ति को निपटाओ और खुद खाने के लिए बैठ जाओ। सवाल यह भी है कि ये निर्माण समिति के जो अध्यक्ष हैं, इनका काम पूरा हो रहा है, अब ये एक्स ऑफिशियो मेंबर रहेंगे क्या? क्योंकि निर्माण तो अब हैंडओवर हो रहा है मंदिर, तो ये प्रशासक वहां रहेंगे। प्रशासक रहने के लिए जब तक चंपत जी जो एक शील्ड की तरह खड़े हुए हैं वहां पर, जिसके जीवन की तपस्या आपको दिखाई देगी, जिसकी अपनी व्यक्तिगत रूप से उसने वहां से भोजन और कपड़ों के अलावा वो भी कोई दे जा गया होगा, वो किया होगा, अपने लिए कुछ नहीं किया होगा। वो वहां खड़े हैं कि भाई इन्होंने ये कहा तो उन्होंने मना कर दिया, वो इसके लिए ही है। भाई वो जो 11 सदस्यों की जो वोटिंग राइट के ट्रस्टी हैं, उनका यही काम है कि आपने जो किया है उस पर वो निर्णय करें। उनको सही लगता तो ठीक है, नहीं लगता तो नहीं ठीक, लेकिन उनकी निष्ठा पर सवाल खड़े करके उनको वहां से रिप्लेस करके। अच्छा, एक बात और है, अगर उनको हटाया जाता है, क्योंकि हटाने की प्रक्रिया में 11 सदस्य ही वोट डालेंगे, जो उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है वही करेंगे, ये 4 तो करेंगे नहीं। अगर उनको हटाया जाता है तो एक्ट ये डीड ये भी कहती है कि उनको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा अपनी बात कहने का, और जब तक उनकी बात सुनी नहीं जाएगी तब तक उनको हटाया नहीं जाएगा। अब अगर उनको हटाना है तो वो तमाम तरह के प्रश्न लोग बता रहे हैं कि भाई ट्रस्ट की बैठकें होती तो बाहर के हिंदू संगठनों के लोग वहां क्यों बैठते थे? अब वो बैठते थे, ये चंपत राय जी की जिम्मेदारी बनती है, और वो इंटरवीन क्यों करते थे? वो हर बात में डायरेक्शन क्यों जारी करते थे? ये दक्षिण भारतीय लॉबी, अगर चंपत जी ये कह रहे थे कि उत्तर भारतीय ही ट्रस्टी होंगे या दक्षिण भारतीय ट्रस्टी होंगे, लेकिन वो अर्चक नहीं होंगे, मतलब पुजारी नहीं होंगे, या बाकी का जो सिस्टम है वो उत्तर भारतीयों के हाथ में होना चाहिए, क्योंकि यहां की मिट्टी, यहां की परंपरा, यहां के लोग, यहां का सिस्टम, ये सब उत्तर भारत के लोग जानते हैं, वो ज्यादा अच्छा हैंडल कर लेंगे। जबकि दूसरी लॉबी ये कहती है दक्षिण भारत, गोविंद गिरी जी महाराज दक्षिण भारत से आए, और गोविंद गिरी महाराज कोषाध्यक्ष हैं। गोविंद गिरी महाराज के यहां लोग बड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, तो कोषाध्यक्ष की बजाय सेक्रेटरी क्यों हटाना है? ये प्रश्न है, आप ढूंढ कर बताइए। एडमिनिस्ट्रेटर पर रिस्पॉन्स, 4 एडमिनिस्ट्रेटर से सवाल करने की बजाय अध्यक्ष महामंत्री से सवाल क्यों?
इनसे करिए ना कि आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव चूकी, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर कह भी यही रहे हैं, वो सत्य बोल रहे हैं, निष्ठा उनके अंदर है, वो ईमानदार हैं, लेकिन सब एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव नहीं। ये 4 आईएएस ऑफिसर एक्स ऑफिशियो मेंबर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा भले तुम्हें काम दिया गया ना दिया गया हो, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है का मतलब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। आपको डेजिग्नेशन मिले ना मिले, वहां आपको काम ऑफिशियली अलॉट किया गया ना किया हो, आपका काम सिर्फ इतना है कि जो ट्रस्ट ने निर्णय लिया है वो जमीन पर सही से एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं, वहां एडमिनिस्ट्रेशन सही है कि नहीं है। तो आप मुझे बताइए, जो लोग बयान दे रहे हैं कि नहीं एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है, वो तो ईमानदार है लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं जानते, उस एडमिनिस्ट्रेशन का जवाब कौन देगा? उस एडमिनिस्ट्रेशन का जवाब तो वही लोग देंगे जो ये सवाल खड़े कर रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि इस विषय पर जरा गहराई से विचार करके मुझे बताइए और लिखिए कि वाकई में आप क्या सोचते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।